आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अश्लील ग्रोवर मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, ठीक है। और मतलब इनकी लाइव जो है वो जब शार्क टैंक में नहीं भी आए थे उससे पहले भी गजब रहे थे, ठीक है। अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने भी वीडियो बनाया था उस पर। इनकी जब किताब आई, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था जिस पे हाथ लगाते हो सोना हो जाता है। लेकिन अभी इनकी किताब आई दोगलापन, और ये किताब कमाल थी। मतलब बहुत पहले ही मैंने तो पढ़ ली थी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त किताब थी, शानदार किताब रही है, ठीक है। और इस किताब में रियलिटी बताई है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अरे आप वो छोड़िए, आप अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं ना, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको इस किताब को जरूर देखना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है अब कुकू एफएम ने। क्योंकि देखिए, हम किताब लेते हैं, पढ़ते हैं, खरीदते हैं, पैसा खर्च होता है। अब नहीं, क्योंकि दोगलापन ऑडियो बुक फॉर्म में उपलब्ध है कुकू एफएम पे, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा शो यहां पे अवेलेबल है, ऑडियो शोज यहां पे अवेलेबल है, और 24 एपिसोड्स हैं। मेरा जो सबसे फेवरेट एपिसोड रहा है, ठीक है, एक तो डार्क फेस और एक जो लास्ट के एपिसोड्स और स्पेशली एपिलॉग, वो तो अल्टीमेट है। और डेफिनेटली जब ये आईआईटी में जाते हैं तो ये कुछ फेवरेट एपिसोड्स हैं, जब आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस पता लगता है अश्लील ग्रोवर के। तो ये दोगलापन को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के, तो सबसे पहले तो स्लीप टाइमर मोड, आप टाइम सेट कर सकते हैं। किसी भी एपिसोड का आप टाइम सेट, किसी भी ऑडियो शो का आप टाइम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ड्राइव मोड, आप गाड़ी चलाते चलाते भी कोई भी ऑडियो शो सुन सकते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो कूपन कोड SGS50 आपको अप्लाई करना है, आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि फर्स्ट मंथ। और हाँ, आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि यह सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए है। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ, यानी कि ₹99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। तो देर किस बात की, कूपन कोड SGS50 अप्लाई करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और अपने फेवरेट ऑडियो शोज का फायदा उठाइए। ढेरों किताबें, ठीक है, जिनको आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, वो अब कुकू एफएम पे आप ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में सुन सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा मिलता है और डेफिनेटली किताबों का खर्चा तो बच ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, मतलब जो हम देखेंगे। अश्लील ग्रोवर की जो किताब है उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। देखिए, तो लंबे लंबे हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो अब देखिए नाम कुछ मिस भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है और क्या है। तो सबसे पहले तो कहाँ से सब शुरू हुआ, ठीक है। अश्लील ग्रोवर एक कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ठीक है, कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है या कुछ। रिफ्यूजी रहे और बताते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, दिल्ली में ही थे ये, और जब मैं जाता था लाजपत नगर में, मालवीय नगर में, तो बड़ा मुश्किल रहता था, ठीक है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाते थे, लेकिन ठीक है, धीमे धीमे हमने इसको कोप अप किया। हमारे दादाजी की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। आई गेस नंदलाल ग्रोवर उनका ऐसे ही नाम था, और बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत थी, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इज्जत कमाई थी। हमारे पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा, और इनकी जो छोटी बहन, ठीक है, अश्लील ग्रोवर बताते हैं कि मेरी पढ़ाई की वजह से मेरी छोटी बहन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा, और मेरी छोटी बहन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था कि तुमको भी पढ़ाई करनी चाहिए। बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, लेकिन हाँ डेफिनेटली, मतलब अश्लील ग्रोवर ये भी बताते कि हम नास्तिक ही रहे, बट हाँ ऐसा नहीं है कि हम जाते थे, सुनते थे, जो यूनिवर्स को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो उनके लॉज हैं हम उनको फॉलो करते थे और रहता था। लेकिन हाँ, ये मोर और लेस हम बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल या बहुत ही काफ़ी लिबरल फैमिली थी यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 6ठी क्लास के 6th क्लास के में जब ये आए, तब ये बताते कि इन्होंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया, और उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। आप देखिए, आज अश्लील ग्रोवर, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चलेंगी, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें इन द सेंस की काफ़ी हाईटेक वर्ड्स। शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। पढ़ने में बहुत अच्छे रहे, है ना, 9th 10th मतलब हमेशा ही टॉपर रहे, ऑलवेज फर्स्ट, 90% से ऊपर, हमेशा 90% से ऊपर इनके आते थे। और उसके बाद इन्होंने जब 11th 12th में तो इन्होंने फिटजी कोचिंग ज्वाइन किया। अभी बताते थे कि भाई देखिए, क्योंकि भाई अब हम तो मतलब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मैं, और काफ़ी मेहनती भी बहुत ज़्यादा था मैं,
और ऐसी कोई लग्जरी नहीं थी। हाँ, ये बिल्कुल बताते हैं कि देखिए हम बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। देखिए ये किताब अश्नील ग्रोवर एक मिडिल क्लास फैमिली से, बट अपर मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अश्नील ग्रोवर गरीब नहीं है, लोअर मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास है। तो काफ़ी इन्होंने कंट्रीज ट्रैवल कर ली थी। उस समय भी बताते थे कि हम जाते थे, ठीक है, और ट्रैवल करते थे, ट्रैवलिंग का शौक। और अश्नील ग्रोवर बताते हैं कि ट्रैवलिंग से इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बनता है, मतलब सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग ही रही। फिर उसके बाद इन्होंने फिटजी ज्वाइन किया और उसके बाद आईआईटी निकाला, ठीक है। आईआईटी में जब ये गए, अब देखिए जब इनका पेपर हुआ था आईआईटी का, तो बताते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, है ना। मैथ्स का पेपर मतलब मैं रो ही रहा था और हर कोई रो रहा था, ठीक है। तो फिर लेकिन यहाँ पे पता चला कि सभी का ही मैथ्स पेपर खराब है, तो अगर टफ है तो सबके लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और टू बी सरप्राइज्ड, जब रिजल्ट आता है तो इनके 1700 के करीब कुछ रैंक आई थी, कमाल की रैंक थी, ठीक है। तब इनको आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी दिल्ली इन दोनों में से चॉइस करना था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यो मैन, हॉस्टल की लाइफ बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगी। अश्विनी ग्रोवर बताते हैं उनका एक दोस्त था, क्योंकि पैरेलली उन्होंने डीसीई, क्योंकि कंप्यूटर साइंस चाहते थे, उनको सिविल इंजीनियरिंग मिली, तो पैरेलली उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, वहां पे इलेक्ट्रिकल, तो वहां पे ओरिएंटेशन चल रहा था। तो इनका एक दोस्त था, उसने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा, आउट ऑफ द कोर्ट सवाल था लेकिन बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा कि जब हम डीसी कैंपस जाएं तो कितनी रेड लाइट्स हमको क्रॉस करनी पड़ती है। ये बहुत ही जेन्युइन सवाल था, यानी कि कितना टाइम लगता है। तब यहां पे अश्विनी ग्रोवर की आंखें खुली और उनको यह पता चला कि अगर मैं आईआईटी दिल्ली लेता हूं तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया चीज ये रहेगी कि मैं अपने ही शहर में रहूंगा, मैं एक डे स्कॉलर रहूंगा। हम कहते हैं ना कि हॉस्टल हॉस्टल, लेकिन अश्विनी ग्रोवर बताते हैं कि हॉस्टल, भाई देखो आईआईटी, वो बताते हैं कि आईआईटी में क्या होता है कि जो सीनियर्स हैं उनके साथ रैगिंग हुई, अब वो अपने जूनियर्स के साथ भी करेंगे और तगड़ी रैगिंग करते हैं वहां पे। तो ये एक, अब तो नहीं होता खैर, लेकिन उस समय तो भाई ये एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि भाई अब क्या करें। तो अब अश्विनी ग्रोवर ने क्या चुना? अश्विनी ग्रोवर ने बोला कि मैं डे स्कॉलर रहूंगा। वो बताते हैं कि जब मैं डे स्कॉलर था तो एक तो मैं अपने ही घर में था, अपने ही घर में बैठ के पढ़ाई करता था, घर का पूरा सपोर्ट था और घर का माहौल था। दूसरा, मैं रैगिंग से बच गया, रैगिंग से और बहुत सारी ऐसी आदतों से बच गया जो शायद हॉस्टल में जाके मुझे लग जाती और शायद मैं अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाता। आईआईटी रहते रहते इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, ठीक है। इनका सीजीपी हमेशा ज़बरदस्ती रहता था, बहुत ही गजब रहता था। फिर आईआईटी से जब ये ग्रेजुएट थे तो फिर ये आईआईएम में लग गए। अब ये बताते कि आईआईएम के लिए मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की, ठीक है, वहाँ पे जब मैं जाता था तो वहाँ से ही मेरी माधविका जैन से मुलाकात हुई। एक मिनट ज़रा रुकिएगा, फ़ोन को साइलेंट कर दो। ठीक है, ओके, तो सॉरी फ़ोन, हाँ, तो माधविका जैन से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, मतलब माधवी जैन जो इनकी वाइफ है। तो वहाँ पे जब इनकी मुलाकात हुई, अब वो बताती कि वो बनिया फैमिली से आती थी, ठीक है, टिपिकल बनिया फैमिली से आती थी। और बनिया फैमिली में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, मैं सॉरी डिग्री आपके पास कितनी है, उनको खाली चाहिए कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, ये हिसाब किताब है। तो अब क्या हुआ कि मैं डेट करने लगा और वो एक अच्छी फैमिली से आती थी, बिजनेस माइंड फैमिली से आती थी, हमारे सब जॉब कर रहे थे। और अश्विनी ग्रोवर बोलते हैं कि देखिए अगर आपको रिच बनना, अमीर होना है तो आप सिर्फ जॉब से ही नहीं हो सकते, या तो आप किसी कंपनी का हिस्सा हो, शेयर होल्डर हो, नहीं तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या था कि उनके पास कार थी, माधवी जैन के पास। तो जब उनके पास कार थी तो भैया इनकी कार से खूब जगह घूमते थे ये, और शुरुआत में डेट कर रहे थे ये। अब शुरुआत में बड़ी मुश्किल, बड़े पापड़ बेलने पड़े थे माधवी जैन से शादी क्या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। बता रही हैं कि अश्विनी ग्रोवर ये बताते हैं कि जो माधवी जैन की दोस्त थी, ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि इस लड़के से दूर रहो। तो बड़ा मुश्किल होता था, बड़े पापड़ बेले, लेकिन अल्टीमेटली डिनर किया, कॉफी पी, तो भैया आ ही जाते हैं, लपेटे में तो आ ही गई। और उसके बाद फिर पूरी कार से हम लोग दिल्ली घूमते थे, अलग अलग जगह जाते थे। अब वो जो ड्राइवर था उसको ये सब पसंद नहीं था और उसने जाके घर में बता दिया, तो घर में बहुत बवाल हुआ भाई, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, मुश्किल। लेकिन भाई थे तो आईआईटी, तो आईआईटी का तो ब्रांड है, लेकिन वही बता दें कि यहाँ कुछ नहीं चलता ब्रांड वैंड, लव मैरिज में यार सीधा सीधा, और स्पेशली अगर बनिया परिवार, तो पैसा कितना कमा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। खैर इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और आईआईएम में इन्होंने एडमिशन लिया अहमदाबाद, वहां पे फिर इनका, अब ये बताते हैं कि अब आईआईटी और आईआईएम, ये तो जबरदस्त डिग्री थी मेरे पास, ठीक है, मतलब मैं दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट, भाई लेबल ठप्पा लग गया, ब्रांड हो गया मैं। और जब रिश्ते की बात करने गया तब भी उनको पसंद नहीं आया। तब मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं 1 साल के अंदर अंदर आपको इतने पैसे, आपको करोड़ों रुपए कमा के दे दूंगा।
तो इनके पास पिताजी मान के बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो शादी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये आईआईएम में इन्होंने पढ़ाई की, ज़बरदस्त पढ़ाई की भैया, और इसी दौरान ये फ्रांस गए। ये क्योंकि इंटरनल भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं तो फ्रांस गए, यूरोप पूरा इन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है। और ये आईआईटी में भी किया था इन्होंने। मैंने बताया ना, अश्नीर ग्रोवर ग्रेजुएट होते होते 60 से ज़्यादा देश ट्रैवल कर चुके थे, तो बहुत ट्रैवलिंग करते थे। और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। इन्होंने फॉरेन में, इनके एक्सपीरियंसेस इतने बढ़िया रहे, इन्होंने फॉरेन में देखा कि मतलब यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे फेलियर्स को फेलियर नहीं दे, काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके गए और फिर वापस आइए। अब ये बताते हैं कि अल्टीमेटली जब आईआईएम में ग्रेजुएट हुआ मैं, तो वहाँ पे क्या था कि जब कंपनीज आती हैं, रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आई, लेकिन मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और जब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर अल्टीमेटली वहाँ पे कोटक, देखिए थोड़ा बहुत आप, क्योंकि देखिए बड़ी लंबी किताब थी, है ना, तो अब थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूँ, हल्का फुल्का नाम इधर उधर हो सकता है, तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अब ये बताते हैं कि जब कोटक आई तो वहाँ पे मतलब उन्होंने मुझसे ये बोला कि ठीक है तुम आओ और हम लोग बात करते हैं। फाइनेंसेस मेरा बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे फिर हम ये कहते हैं कि हमको जॉब मिली, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया मैं। और जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मुंबई, और इसी बीच मेरी माधवी से शादी भी हो गई, क्योंकि जितने पैसे हमारे ससुर जी ने बोले तो उससे ज़्यादा मैंने कमा लिए, ठीक है। तो ससुर जी खुश, शादी हुई, मुंबई में शिफ्ट हो गया। अभी बताते कि मुंबई की लाइफ बड़ी भागा दौड़ी वाली है। बताते कि ठीक है, मुंबई में बेसिकली अगर आप आते हैं, आपको लगता है कि आप बोरीवली में घर ले लो और फिर साउथ मुंबई में सेटल हो जाओ, बस यही सपना होता है। लेकिन हमको तो एक लेवल से ऊपर सोचना है। तो बताते हैं कि हमने जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़, ठीक है। और नौकरी डेज में बताते हैं कि बहुत मेहनत की। मेरी सैलरी 8 लाख से 12 लाख हो गई, 12 लाख से 26 लाख हो गई, 26 लाख से 30 लाख हो गई। लेकिन धीमे धीमे 2-3-4 साल में 2008 आते आते अब एक बोरियसी आने लगी थी, और अब मार्केट भी बड़ा क्लटर्ड सा हो गया था। तो अब 6-7 साल तो बड़ा अच्छा लगा, नौकरी में बड़ी मेहनत की, खूब पैसे मिले, लेकिन अब जिंदगी भर तो ये कर नहीं सकते। तो यही बताता है कि नौकरी से ऊपर आपको उठना ही पड़ेगा अगर आपको। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें यह भी है कि आप अपनी तैयारी करके जाएं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको बड़े स्केल का प्लेयर बनना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी फील्ड में परफेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और अश्विनी ग्रोवर ये बताते हैं लास्ट में, जब अभी हम बात करेंगे फोन पे, भारत पे की, भारत पे जो इतनी कंट्रोवर्सी, उसमें कितनी सच्चाई और कितना ज्यादा स्ट्रगल्स आए भैया अश्विनी ग्रोवर ने, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या वाकई में इन्वेस्टर इतने इंपॉर्टेंट है, या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाएंगी। स्केलिंग तो है ही है ना। फिर उन्होंने बोला कि बस बहुत हुआ, और उसके बाद भैया ग्रोफर्स, ठीक है। यहां से जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने का मैं बहुत सेटिस्फाइड भी था, ठीक है, और ऐसा नहीं कोई रिग्रेट था। मुझे अपने प्लान्स थे, मुझे अपने प्लान्स पे करना था। ग्रोफर्स भैया, फिर ऑफर आया ग्रोफर्स का, दीपेंद्र करके, अरे नाम एक तो आजकल नहीं आता था, तो जो दीपेंद्र फाउंडर है ग्रोफर्स के, उन्होंने ऑफर दिया इनको, ठीक है, कि आ जाओ भाई, बोर्ड ऑन बोर्ड आ जाओ, ठीक है, आओ, बढ़िया बिजनेस है, सेटअप है। आइडिया बहुत पसंद आया यहाँ पे। अश्विनी ग्रोवर की खासियत ये रही है कि भाई ग्रोफर हो गए, पीसी ज्वेलर्स हो गए, और मतलब और ये भारत पे, ठीक है। तो भारत पे तो मतलब कमाल ही हो गया, मतलब एक तरीके से जिसमें भी इन्होंने काम किया है उस कंपनी को ये टॉप पे लेके गए हैं। तो ग्रोफर जब इन्होंने ज्वाइन किया तो पता कि हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें कोर्ट केस की भी बात करते हैं कि एक बार हमारे ऊपर 420 का केस लग गया था। 420 का केस कुछ ऐसा था कि सब्जियां देनी थी हमको 500 रुपए की। अब क्या था, हमारे पास स्टॉक था नहीं, तो हमने इधर उधर खरीद के सब्जियां भर दी। अब जब दूसरे इंसान को डिलीवर की हुई तो उन्होंने बोला कि अरे तो गड़बड़ है। उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया कि आपने हमारे साथ जालसाजी की, जो मंगाया था आपने इधर उधर से, आपका खुद की तो कोई इन्वेंट्री है नहीं। मूड खराब हो गया भाई, वो कोर्ट में चला गया। अब 500 केस को रफा दफा करने के लिए 25 लाख रुपए लग गए, ठीक है। अब ये बताते हैं कि पहले हाईकोर्ट में मामला, हाईकोर्ट ने हमको राहत नहीं दी, और उसके बाद फिर हम गए मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे जस्टिस केहर थे, ठीक है। तो मतलब मुश्किल बहुत हुई, ठीक है। तो केहर, जब यहां पे हमने एक जबरदस्त वकील को हायर किया, ठीक है, तब वो बताते हैं कि जो वकील थे, जब उन्होंने केस देखा खूब हंसे, कहते यार इस पे कैसे केस हो सकता है। और उसके बाद जस्टिस केहर के भाई, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, आप सभी को पता, मैंने लेक्चर भी लिया है, तो बताते कि उनकी बहुत स्ट्रिक्ट जज थे। वो बस फाइल ऐसे उठाते थे तो फेंक देते थे, ऐसा हिसाब किताब। लेकिन मेरी फाइल उन्होंने ऐसे उठाई, और भैया वकील ने एकदम ऐसे ही शुरू की कि फर्ज करिए आप आम खा रहे हैं, ठीक है, आम आपने खा लिया, अब आम अच्छा था नहीं था, क्या इस बेसिस पे केस हो सकता है? ये तो एक तरीके से टाइम की बर्बादी है। तो फिर उसके बाद पूरी लीगैलिटी जब समझाई, तब इन्होंने बोला कि चलो केस को रफा दफा करो। तो ये लीगल केस की भी यहां पे बात होती है। बट एनीवे, ग्रोफर्स को बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत की। आपको बता दूं कि अश्विनी ग्रोवर की सक्सेस के पीछे इनकी वाइफ का हाथ है, माधवी जैन। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है।
अश्विनी ग्रोवर को बहुत ही ब्लंट, बहुत एकदम साफ तौर पे कह देती थी कि देखो तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, और स्ट्रैटेजी बनाने में भी काम करती थी। अश्विनी ग्रोवर के जितने भी बिजनेस थे उसमें इनकी जो वाइफ है वो साथ में रही है ना, और उस बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। तो जब इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की, ये जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की है, मैं एक तो वर्ड नहीं कभी पढ़ पाता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाता हूँ, तो भैया कमाल हो गया। अब धीमे धीमे इन्होंने वैल्यूएशन बढ़ाई, इन्होंने इन्वेस्टर्स के पास गए। अब बहुत कुछ हुआ दोस्तों, उतना तो हमको नहीं जानना है, लेकिन आप ये समझिए कि जब ये इन्वेस्टर्स के पास जाते थे तो लंबा चौड़ा पिच डेक लेके जाते थे। इसी दौरान अनुपम मित्तल शादी.com उनको पिच करने गए थे ये, ठीक है, बहुत कुछ हुआ। तो ग्रोफर्स भैया, ग्रोफर्स से फिर आए, ग्रोफर्स में फिर इनके काफी कॉन्टैक्ट्स भी होते रहे, है ना, लेकिन इनके विवाद हो गए फाउंडर से, दीपेंद्र से। अब हुआ क्या कि ये बताते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की, ठीक है, ग्रोफर्स को $1 मिलियन वैल्यूएशन पे मैं ले गया, है ना, और मैं ये देख रहा हूं कि मुझे उतना मिला ही नहीं जितनी मैंने मेहनत की। शुरुआत में मुझे लगता था चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, लेकिन बाद में मुझे इस गलती का एहसास हुआ, और इस गलती का एहसास हुआ फिर मैंने जाके फाउंडर से बात की। मैंने उनसे ये बोला कि भाई मेरी अभी भी सैलरी 20 लाख है, शेयर्स भी मेरे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम इस वैल्यूएशन पे मैंने इतनी मेहनत की है, आप जो नए रिक्रूट कर रहे हो उसको 1-1 करोड़ रुपए सैलरी दे रहे हो, मेरी सैलरी तो बढ़ाओ। तो बोलते दीपेंद्र कि भाई इस पर हमारा ध्यान ही नहीं किया, 80 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी कर देते हैं। बट इससे भी मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, बट अल्टीमेटली सब कुछ ठीक रहा, और फाइनली 2017 आते आते इन्होंने ग्रोफर्स को छोड़ा इसी विवाद पे कि जितना ज़्यादा हमने काम किया उतना हमको रिटर्न नहीं मिला। और फिर ये देखते हैं कि छोड़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ डिसीजन था। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बड़ी मेहनत लगाई थी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई थी मैंने, बट कोई बात नहीं, अब कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए कुछ छोड़ नहीं पड़ता है। और फिर बताते हैं कि एक डार्क फेज शुरू होता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है कि जब इन्होंने रियल लाइफ स्ट्रगल देखे, रियल लाइफ इन द सेंस कि मतलब देखिए इनके लाइफ के स्ट्रगल्स अलग होते हैं, हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स अलग होंगे। अश्विनी ग्रोवर, क्योंकि मैंने बताया ना कि IIT IIM पैसे की कभी किसी को कमी नहीं रहती, लेकिन ये स्ट्रगल एक अजीब तरीके का था। इन्होंने सोचा कि यार अब नौकरी तो करनी, चलो नौकरी के पे वापस जाए, लेकिन अब मैं एक स्टार्टअप कर चुका था और अब मैं उसी इकोसिस्टम का पार्ट था। तो जब मैं वापस गया नौकरी करने तो मुझे सब बहुत अजीब लगा। तो फिर मुझे ये पता लग गया, वहां पे सबने एडवाइस भी की, नहीं बेटा नौकरी तुम्हारे लिए अब नहीं है, तुम स्टार्टअप ही करो। तब मुझे ये एहसास हो कि हाँ अब तो स्टार्टअप ही चलो, ठीक है, इसी पे ही। फिर उसके बाद यहाँ पे PC ज्वेलर्स थे, कौन थे? वही थे ना। तो वहां पे इन्होंने काफी समय तक काम किया। अब परिवार काफी ज्यादा अपोज में भी था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, तुम इस पे, लेकिन तब इन्होंने धंधा समझा। यस, इन्होंने पूरा का पूरा धंधा समझा, पूरी मार्केट समझी, जो मेन वेंडोर मार्केट है, ठीक है, जो दुकानदार है उनका माइंडसेट समझा, है ना, 1 साल तक। और उसके बाद उसको भी बहुत ऊपर ले गए। लेकिन मेन भैया भारत पे, है ना, भारत पे भावेश कोलादिया जो कि भावनगर से वो फाउंडर, उनके साथ मिलके इन्होंने भारत पे शुरू किया, इसकी शुरुआत की। अब अजीब बात है, भारत पे अश्विनी ग्रोवर की कंपनी थी, लेकिन इसी कंपनी ने ही ब्रिक बाय ब्रिक करके अश्विनी ग्रोवर ने बनाया था इस कंपनी को, और इसी कंपनी ने ही अश्विनी ग्रोवर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये बताते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलतियां थी जो आपको नहीं करनी अगर आप एक बिजनेसमैन हैं। तो भारत पे जब इन्होंने शुरू की तो अगेन भाई सिकोया से कैपिटल, सिकोया बहुत इंपॉर्टेंट, और सिकोया को भर के गरिया है यहाँ पे। टाइगर ग्लोबल को तो इन्होंने बहुत तारीफ की है क्योंकि बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसा उठाया। तो सिकोया को तो धर के गरिया है कि, और सबसे नीचे जाने का राज भी सिकोया ही है। और फिर यही बताते हैं कि धीमे धीमे करके हम फंडिंग लेते गए। ये बताते हैं कि कोविड 2019 हमारे लिए सबसे बेस्ट ईयर रहा, सबसे बेस्ट ईयर रहा। हम 100 करोड़ रुपए, मतलब यहाँ पे विन करके एक चाइनीज इन्वेस्टर थे, उन्होंने जबरदस्त इन्वेस्ट किया। और उन्होंने बोला कि पहले बोला कि क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट मुश्किल रहा, ठीक है, शुरुआत में, क्योंकि देखिए फोन पे का मार्केट था। अब जब आप एक मार्केट को खत्म करने के लिए उतरेंगे तो 50 लोग जो है वो आपको गालियां देंगे और पीछे घसीटेंगे, लेकिन हम डटे रहे। तो यहां पे क्या होता था कि जैसे पेटीएम और फोन पे ये क्या करते थे, भले इनके पास QR कोड था, लेकिन करते क्या थे, अब ये कमीशन भी लेते थे। अगर कोई दुकानदार इस पे लगा रहे तो पैसे उसे इनसे चार्ज करते थे। हमने वो खत्म कर दिया, हमने वो कमीशन 1% पे, और बाद पहले तो फ्री ही कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। भारत पे हमने नाम चुना कि हमारी कंपनी का नाम भारत पे होगा। तो शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? अश्विनी ग्रोवर और भावेश कोलादिया, यही 2 इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यही नाम चुनेंगे, लेकिन इस पे भी विवाद हुआ। फोन पे ने बोला कि ऐसे कैसे, तुम्हारा लोगो सेम है, कोर्ट केस हुआ, चलो लोगो पे बात खत्म हुई, पे वर्ड सेम है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट केस ठोक दिया। फोन पे बिल्कुल भी कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसको भी फिर सी ऑफ किया कि पे ऐसा नहीं है कि खाली
किसी एक कंपनी का कॉपीराइट मतलब खाली हम ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे अगर आप ग्लोव्स यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं मैं आपके ऊपर केस कर दूं कि स्टडी ग्लोव्स मेरा है, तुम कैसे यूज कर रहे हो। ये सब हुआ और अल्टीमेटली क्यूआर कोड लगाने में ये कामयाब हो गए और सबको फ्री बांट दिया इन्होंने कि जाओ सारी दुकानों पे लगा दो, पूरा का पूरा नेटवर्क ही बना दिया। इसी पे इन्होंने जबरदस्त फंडिंग उठाई। लोन लेने गए तो लोन के लिए बताते हैं कि भैया देखो लोन लेना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये बैंकिंग सिस्टम जो है ना बड़ा बेकार है अपना। हालांकि यही फ्यूचर है और यही सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा, लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम जो है ना बहुत सही नहीं है। 12% क्लब के बारे में बात करते हैं कि कितने ब्याज पे इन्होंने पैसा उठाया। एनीवे, तो अब क्या है कि भारत पे को ग्रो करने के लिए इन्होंने फंडिंग उठाई, ठीक है। और अब फंडिंग उठाई इन्होंने, जबरदस्त फंडिंग उठाई, सिकोया ने फंडिंग की, हर कोई फंड कर रहा है। कोविड में बताते 2019 हमारे लिए सबसे बेस्ट साल रहा। बताते कि हमारे बैंक में 100 करोड़ रुपए थे। अब 100 करोड़ रुपए थे तो सलमान खान, मतलब हम चाहते थे कि हम इसको पूरी दुनिया में फैला दें, तो हमने सलमान खान को अप्रोच किया। तो सलमान खान को जब हमने अप्रोच किया तो भैया उन्होंने 15 करोड़ रुपए डिमांड की। अब मेरी हालत खराब की यार, 100 करोड़ हमारे बैंक में पड़े, 15 करोड़ सलमान खान को चले जाएंगे, अब क्या करें। तो खैर सलमान खान से नेगोशिएट होकर 7 से 10 करोड़ की डील फाइनल हुई थी, ठीक है। सलमान खान 3 घंटे पहले मैंने शूट से सलमान खान के साथ बिताई और तब मुझे यह पता चला कि सलमान खान एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही वाइज पर्सन है, एक बिजनेसमैन है वो। और अब क्यूआर पे हमारी सलमान खान की फोटो, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। हमने आईसीसी से बात की, हम ऑफिशियल स्पॉन्सर रहे, हमने मतलब आईसीसी और बीसीसीआई मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी हम घुसे क्योंकि भारत में क्रिकेट चलता है और अभी तो हम भारत में ही है ना। तो ऐसा करते करते हमें खूब फंडिंग, 2019 में कोविड आने वाला था। अब मैं ये कमिट करके गया था कि कम से कम $250 मिलियन की फंडिंग लेके आऊंगा, लेकिन खूब सारे मैंने राउंड्स रेस किया। अब यहीं पे टाइगर ग्लोबस स्कॉट से मिली है, ठीक है, वहां पे। तो अब वो बताते हैं, टाइगर ग्लोबस से बड़ा इंस्पायर थे ये, क्योंकि भाई वो जिस तरीके से काम करते हैं ना, मजा आ गई मुझे। सिकोया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं थे ये, बेकार मतलब ऐसा, ठीक है। तो टाइगर ग्लोबस से अब वहां पे इन्होंने अच्छा खासा पैसा उठाया, $250 मिलियन रेस करने के, $600 मिलियन लेके आए। तो ब्रिक बाई ब्रिक इन्होंने कंपनी को बिल्ड किया। बताते हैं कि हमने 15 एम्प्लॉय, जब मैंने भारत पे ज्वाइन किया था 15 एम्प्लॉय थे, गराज मतलब छोटे से रूम में चल रही थी कंपनी। फिर धीमे धीमे हमने पूरा फ्लोर ले लिया, 60 लोग हो गए। उसके बाद और बड़ा फ्लोर ले लिया, 125 लोग हो गए। तो ऐसे करते करते मैं, और अच्छा एक और चीजें बताते हैं कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी ग्रोवर बताते कि मैंने गलती कहां की, मैंने लोगों को चुनने में गलती कर दी। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। अश्विनी ग्रोवर ये बताते हैं कि सबसे बड़ी बात, आप नेपोटिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। ये मैं भी मानता हूं। नेपोटिज्म क्या बात कर रहे हो, नेपोटिज्म फर्जी बकवास। एक बात बताओ, तुम उसको मौका दोगे ना जो जिसको तुम अच्छे से जानते हो। तुम ऐसा तो हो नहीं कि किसी को बिठा लो। अगर इंसान इतना ही वफादार होता तब तो हो ही चुका होता, पॉलिटिक्स हर जगह हो जाती है। आप ऐसे इंसान को अपने साथ लाओगे ना जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, और आपका परिवार सबसे भरोसेमंद है। अब यही बताते कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपनी वाइफ माधवी जैन, बल्कि वो सारा काम एचआर डिपार्टमेंट पूरा माधवी देख रही थी, पूरा ऑपरेशन को माधवी डील कर रही थी, लेकिन मैं उसको बोर्ड मेंबर, एज अ डायरेक्टर, एज अ ओनर उसको नहीं ला पाया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर ऐसा होता तो हमारे पास शेयर्स होते और फिर हम लोग हटते नहीं, हमको भगाया नहीं जाता हम लोगों को, है ना। लेकिन मैं क्यों नहीं लाया अपनी वाइफ को, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं फाउंडर हूं तो फाउंडर होने का फायदा मैं अपने लोगों को दे रहा हूं। बन जाओ बेशरम, अश्विनी ग्रोवर कहते हैं, अपने ही लोगों को लेके आओ। इतनी बड़ी बात कहते हैं जो मैं भी कहता हूं कि आपकी कंपनी की 80% हिस्सेदारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो गेम है वो आप और कस्टमर के बीच का, ये खुद कहते हैं इस किताब में कि आपके और कस्टमर के बीच का गेम है, बाकी तो सब बीच में आते जाते रहते हैं। आप समझ लो कि आपको इन्वेस्टर्स को खुश करना है, इन्वेस्टर्स को हम भगवान बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भारत पे की शुरुआत हुई और 2 साल में तो भारत ने कमाल ही कर दिया भाई। मोनोपोली, पीएमसी बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, फिनटेक कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। पीएमसी डूब रहा था, पीएमसी को बचाने के लिए आगे आ गए। आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया, लो भैया अब तो लेंड भी कर सकते हैं, लोन भी दे सकते हैं, ये लोन भी देने लगे ये। लेकिन दिक्कत कहां हुई, कुछ जगह पे। ये बताते हैं कि मैंने कुछ लोगों को गलत पिक किया। इसमें एक थे सोहेल समीर, ठीक है, अब तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। खैर, तो जो सोहेल समीर थे उनके पास पहले मैं गया था, मैकिंजी में काम करते थे हम लोग। ब्रांड देख के जाते हैं कौन कहां पे काम करता है, वो शायद उतना काबिल है। तो वहां पे जब गए तो इनको ये ले आए साथ में। अब 4 डायरेक्टर की पोस्ट खाली थी उस समय, ठीक है, मतलब 4 डायरेक्टर्स की पोस्ट थी खाली। कहती है एक तो अश्विनी ग्रोवर थे, एक तो भाविक थे, और एक समीर, मतलब उनको भी अच्छे खासे शेयर था, वही सीईओ बन गए बाद में, तो वही सीईओ बने ना। लेकिन समीर सोहेल को रीड करने में वो गलती कर गए। पहले तो बड़ा पैशनेट लगा, सबसे बढ़िया लगा, मजा आ गई। लेकिन धीमे धीमे पता चला कि यार बहुत गड़बड़ है, और सबसे बड़ा जो रोल था अश्विनी ग्रोवर बताते कि वो उसी का ही था मुझे बाहर निकालने में। एनीवे,
तो सोहेल समीर को लेके आए, अब उसको वो ऑपरेशंस देखने के लिए लेके आए, बिजनेस देखने के लिए लेके आए, ठीक है। पहले उसके पास गए तो उसने मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो कोई और कंपनी के लिए काम कर रहा था, वहां अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। लेकिन जब दूसरी बार उसके पास गए तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के वो आया तो बोला कि अभी क्या कर रहा है अश्विनी ग्रोवर ने सवाल पूछा, उसने बोला कुछ नहीं, तो बोला हमारी कंपनी में आ जाओ, तो वापस इनकी कंपनी में काम करने लगे। अब जब वो इनकी कंपनी में काम कर रहे थे, भारत पे में काम करने लगे, तो बिजनेस तो उन्होंने अच्छा दिया, ठीक है। अच्छा, अश्विनी ग्रोवर का काम था फंडिंग लाना, पैसे लाना बाहर से, तो वो पिच डेक तैयार करते थे, और वो पिच डेक ऐसा वो बताते थे बड़ा मुश्किल काम होता है। 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आप पिच करेंगे तो 10 तकरीबन रेडी होंगे, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे ही एक बार जब मैं बाहर था, हमारी टेक टीम उड़ गई, बताते कि मैं अमेरिका गया हुआ था, और जब मैं वापस आया, मैंने जब घर वापसी की तो देखा कि हमारी टेक टीम 60 से 40 हो गई है। तब फिर मैंने अपने जो भाविक था, क्योंकि मैंने रिक्रूटमेंट के लिए उसको बोला कि तुम ही रिक्रूटमेंट करो, मैंने कहा भैया क्या हो रहा है ये, बोला कि हमारी टेक टीम गई। तब इनको लगा कि अरे बाप रे, हमको अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 3 लाख तो वैसे ही मतलब आमतौर पे आपको इतना तो बोनस मिलता ही है, इतना एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। इन्होंने क्या किया कि जाओ एक क्रिएटिव बना दो कि जो भी भारत पे को ज्वाइन करेगा उसको एक सुपर बाइक देंगे। 3 लाख में बोला कौन सी बाइक आती है, तो निंजा, KTM, BMW आ जाती है, तो बोलो सुपर बाइक। और आमतौर पे जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर, वो थोड़े इंथुजियास्ट होते हैं। कहते हैं ना कि आपको शायद पैसे इतना ज़्यादा, अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूं तो शायद आपको इतनी ज़्यादा खुशी ना हो, लेकिन अगर 2 लाख का मैं कोई गिफ्ट दे दूं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। गिफ्ट मज़ा, मतलब डोपामाइन आता है उससे, है कि नहीं। तो इन्होंने भैया लॉन्च कर दिया, और उसके बाद फिर क्योंकि ICC को ये वैसे ही स्पॉन्सर कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहे थे, तो बोले कि हमारे जितने भी इंप्लॉइज हैं, वर्ल्ड कप देखो, दुबई में जाओ, हॉलीडे मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करो, शाम को छुट्टी। तो अब ये ऐसा इन्होंने एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली कर दिया, मतलब एम्प्लॉयर फ्रेंडली कर दिया कि हर कोई इनकी कंपनी की बात करने लगा कि वर्क कल्चर कमाल है, एक बहुत ही पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर जो है वो बन गया। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये बताते हैं जो सोहेल था, ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कतें उससे हो रही थी। एक तो सोहेल मेरी बीवी माधवी से बिल्कुल मतलब उसको पसंद नहीं करता था। लड़कियों का थोड़ा इंट्यूशन तगड़ा होता है, आप उनके सिक्स सेंस से बिलीव करिए, ठीक है, अगर वो कुछ बोल रही हैं तो वो बोल रही हैं। वो बताती हैं माधवी कि वो शुरू से ही सोहेल को पसंद नहीं करती थी, और कुछ गड़बड़ लगता था कि यार इसमें तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये सच नहीं बोलता है। ये बताता कि इसकी वाइफ रुचि है, ये हर वक्त उसकी वाइफ की बात करता था, बट कहीं पे भी उसका नामो निशान नहीं था, ना ही सोशल मीडिया पे कोई इमेज थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं सोहेल भी माधवी को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए 4 डायरेक्टर्स थे, उसमें 1 सीट खाली थी। अश्विनी ग्रोवर ने बोला कि मैंने ये सोचा कि मैं माधवी को उसमें लेके आऊंगा, लेकिन मैं माधवी को नहीं लाया, मैंने सोहेल की बात मानी, और सोहेल ने मुझे ये बोला कि नहीं, अभी तुम उसको लाओगे तो लगेगा तुम उसको फेवर दे रहे हो, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये अश्विनी ग्रोवर बोलते हैं। फिर उसके बाद खैर सोहेल को इन्होंने बहुत ज्यादा, देखिए कई बार क्या होता है ना, आपको सब दिख रहा है, आपको हो सकता लगे भी कि आगे वाला इंसान खराब है, लेकिन आप जाने देते हो कि छोड़ो यार, अभी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अश्विनी ग्रोवर ने किया, वो पूरा फोकस कंपनी पे, और उन्होंने छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है, यही हिसाब किताब रहा। तो यहां पे बताते हैं कि मेरा एक और रिक्रूटमेंट, जसमीत को जब मैंने रिक्रूट किया तो वो भी समझ में नहीं आया। अब वो लेडी जो थी उसको मैंने रिक्रूट किया, लेकिन मतलब फोन भारत पे लेके आया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये हो गई कि बाद में मुझे ये बताया गया कि भैया आपके जो सोहेल है और जो आपके जसमीत है, इन दोनों में पहले से ही अफेयर था, और बाद में ये बात पब्लिक भी हुई। अब उसके बाद काफ़ी दिक्कतें, वर्क कल्चर जो है वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई। जो सोहेल है वो अपने नीचे के लोगों से, खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नीचे के लोगों से हैंग आउट करने लगा। अश्विनी ग्रोवर बताते कि जब आप एक पोस्ट पे होते तो उसको मेंटेन करो, वरना लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, बाद में जसमीत को निकाला, 1 करोड़ देके सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हुई भैया, ये जो भारत पे से इनको निकाला गया, ठीक है। अच्छा, भारत पे से निकालने की स्टोरी क्या है, और शार्क टैंक हम पैरेलली लेके चलते हैं। ये बताते हैं कि भारत पे में प्रॉब्लम ये थी कि अब क्योंकि हमने तो बहुत ज़्यादा फंडिंग उठा ली थी, तो अब हमने बहुत सारी इक्विटी जो है वो डाइल्यूट कर दी थी, जिसमें सोहेल के पास थी, भावेश के पास थी, रजनीश कुमार के पास थे, और सुमित सिंह को एक बहुत बड़ा कल्प्रिट बताते हैं। इसी दौरान शार्क टैंक का भी इनके पास ऑफर आया। शार्क टैंक के बारे में बताते हैं कि शार्क टैंक का जब मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया तो उसमें यह था कि पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि भाई पब्लिक फिगर में कभी नहीं था। मेरे शार्क टैंक से पहले ट्विटर पे खाली 285 फॉलोअर्स थे, और बड़ा डर लगता था। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में भी स्पीच बोलता था तो मेरे पैर कांप जाते थे। मेरे ही घर पे उन्होंने ऑडिशन लिया, सब कुछ लिया, और उसके बाद सब कुछ बढ़िया रहा। और उस समय अमन भी आया था, अमन गुप्ता बोट,
तो हम दोनों राजमा चावल खा रहे थे, तो अमन गुप्ता ने मुझसे पूछा, अच्छा अमन गुप्ता जो है वो बड़ा मतलब उसको था कि मुझे शार्क टैंक में आना ही आना है। तो अमन गुप्ता ने अश्लील से बोला कि भैया क्या क्या लगता है यार, हम लोगों को लेंगे कि नहीं शार्क टैंक पे, क्योंकि ऑडिशन चल रहे थे सब कुछ। तो अश्लील ग्रोवर ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है। अमन गुप्ता ने बोला कि फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने शार्क टैंक अमेरिका को देख के ही अपना धंधा बनाया है। तब अश्लील ग्रोवर को एहसास हुआ कि शार्क टैंक एक बड़ी चीज़ है। अनुपम मित्तल को पहले से ही जानते थे अश्लील ग्रोवर, क्योंकि उनके सामने उन्होंने पिच की थी, और अनुपम मित्तल जो है वो पैसा डालना चाहते थे। अगर अनुपम मित्तल उस समय पैसा डाल देते तो शायद भारत पे के फाउंडर होते आज भी, मतलब भारत पे के बोर्ड में होते अश्लील ग्रोवर। अब तो रिजाइन ही कर दिया, चले ही गए। तो अनुपम मित्तल को पहले से ही डालते थे। अच्छा, विनीता सिंह जो है वो इनकी जूनियर थी, बैचमेट बताते हैं, IIM से थी। हम लोग कभी बात नहीं किए, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की और जानते थे। गजल अलग और नमिता थापर इनसे कभी नहीं मिले थे। पीयूष बंसल से शो के दौरान ही मुलाकात हुई, बट बहुत ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट थी। अब भैया बताते कि मैं पीयूष अमन बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, क्योंकि हम लोग साथ में फ्लाइट से आते थे, एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा चिल करते थे, तो दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी हम दोनों के बीच में। लेकिन शुरुआत में शार्क टैंक जब मैंने किया, और पैरेलली इधर भारत पे की भी कंट्रोवर्सी चल रही है। भारत पे की कंट्रोवर्सी क्या थी, IPO से सब कुछ शुरू हुआ है ना। नायका का IPO आना था, मतलब देखिए, क्योंकि अश्लील ग्रोवर के पास अच्छा खासा पैसा था, तो अब जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो आप IPO में इन्वेस्ट करोगे, जाहिर सी बात है। तो जोमेटो के IPO में इन्वेस्ट किया, 2-2.5 करोड़ रुपए कमाए। पैसा बाजार के IPO में इन्वेस्ट किया, अच्छे खासे 2-3 करोड़ वहां पे भी कमाए। नायका का जो IPO आने वाला था, तो नायका के IPO उन्होंने काफी से 100 करोड़ के पास, मतलब इतना ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट का वो प्लेज कर ली थी, तो बहुत ज्यादा सब हल्ला हो गया, इतना कहां से लाओगे। नायका की जोमेटो का था, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि मुझे खाली 10 करोड़ इन्वेस्ट करने थे, बाकी 90 करोड़ में कोटक महिंद्रा से लेता, कोटक बैंक से लेता, ठीक है, कोटक से लेता, और वो 10% ब्याज पे लेता। लेकिन वहां पे ये लेंडिंग रोक दी, और उसी दौरान एक ऑडियो लीक हो जाता है। अब ऑडियो लीक का भी बताते हैं कि ये क्या इशू था। मैं आपको बताता हूं कि जब ऑडियो लीक हुआ, तो ऑडियो लीक होने से पहले मुझे एक मेल आई, क्योंकि देखिए पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपने लोन उठाया है, बैंक एंड टाइम पे मना कर दे, कोटक ने एंड टाइम पे बोला कि नहीं हम नहीं देंगे। तो यहां पे अश्लील ग्रोवर ने समझा कि भाई लीगल डील है हमारी, ऐसे कैसे नहीं दोगे। वो ऑडियो जो है अश्लील ग्रोवर बता रहे वो फेक ऑडियो था, वो लीक हो गया। अब वो लीक होने से पहले इनको एक यूनिकॉर्न बाबा का मेल आता है, और उसमें बोलता है कि एक 4 मिनट की ऑडियो थी। शुरुआत में अश्लील ग्रोवर ने बोला कोई मजाक कर रहा है, तो हा 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 करके रिप्लाई भेज दिया। लेकिन बाद में उस यूनिकॉर्न बाबा ने बोला कि भैया ऐसे आप नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है। प्रॉपर धमकाया कि अगर आप हमारी बातें नहीं, या अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो हम इस ऑडियो को लीक कर देंगे। तो भैया अश्लील ग्रोवर ने फिर समझाया इनसे, भाविक तब इनके जो दूसरे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, भाविक भी इन्वॉल्व हो गए थे। बोला कि यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर हम मान लो कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमको बात करनी चाहिए डायरेक्ट। बात की, तब उधर से यूनिकॉर्न बाबा ने बोला कि ठीक है हम ऑडियो लीक नहीं करेंगे, एक काम करते हैं तुम हमको इतना बिटकॉइन दे दो। तो फिर अश्लील ग्रोवर समझ गए कि भैया ये क्या फिरौती मांग रहे हो क्या, नहीं देंगे, जाओ भागो ऐसे। तब उसके बाद वो ऑडियो लीक हो गया, और जब वो ऑडियो लीक हो गया तो मीडिया ट्रायल हुआ ट्विटर पे, हम सबको पता है कि बड़ा दिक्कत हुई, ठीक है। 1 मिनट जाके बाहर कर लो, है ना। तो बड़ा प्रॉब्लम हुई, मीडिया ट्रायल हुआ, ये फलाना धमाका, दिमाग खराब। और फिर उसके बाद अश्लील ग्रोवर ने बोला कि भाई देखो फेक ऑडियो था, है ना, और इनफैक्ट जिसके साथ मैंने ये बातें की थी वो अगले दिन सुबह चाय पे आया था, और हमारे बीच में बढ़िया दोस्ती। अगले दिन आया, न्यू ईयर विश किया, और सब ने यही बोला, लेकिन ये प्रॉब्लम थी। लेकिन इसी दौरान लीगल डॉक्यूमेंट लीक हो गया। ये जो लीगैलिटी थी ना, ये वाला इशू, ये जो लीगल नोटिस, क्योंकि देखिए इसी दौरान अश्लील ग्रोवर ने, भारत पे ने जनरल काउंसिल GC सुमित सिंह को हायर कर लिया। सुमित सिंह पूरे भारत पे की लीगैलिटी देखते थे, ठीक है। लीगल केस हुआ, कोटक ने अश्लील के ऊपर लीगल केस फाइल किया, है ना। ये खाली 3 लोगों को पता थी, अश्लील ग्रोवर, सुमित सिंह और भारत पे कोटक। लेकिन ये पब्लिक में लीक हो गया कि देखो लीगल केस फाइल किया हुआ है, एम्प्लॉय की वजह से ऐसा कर रहे हैं, बात करने की तमीज नहीं, ये सब। अश्लील ग्रोवर के होश उड़ गए कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। 3 लोग, तीनों में से किसी ने एक ने लीक किया है ना। बाद में पता चला कि जो सुमित सिंह है उसी का ही सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। अश्लील ग्रोवर ने एकदम डायरेक्ट इल्जाम लगाए यहाँ पे, है ना, ये हिसाब किताब रहा। अब उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अश्लील ग्रोवर जो है वो इसी को ही सॉर्ट आउट कर रहे थे। शार्क टैंक भी पैरेलली चला। शार्क टैंक पे बताते हैं कि बड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा शुरुआत में तो बड़ी गालियाँ पड़ती थी, लेकिन बाद में लोग मतलब मुझसे मिलने आते थे, फोटो खिंचवाते थे। तो मतलब मेरी जो मैं बोलता था, जो डायरेक्ट ओपिनियन देता था, वो लोगों को बहुत ज़्यादा
पसंद भी आ रहा था। और दूसरी बात है, जो इंग्लिश में थे मैंने छोड़ा। वे बताते हैं कि जो अंग्रेजी का यूज है ना, वो बहुत हद तक मतलब बड़ी बड़ी बातों को कवर करने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में देसी भाषा बोलता था तो वो लोगों को बड़ा पसंद है। पैरेलली शार्क टैंक भी चल रहा है, लेकिन वही चीज है कि हम ये देखते हैं कि धीमे धीमे क्या हुआ। ये लीगल नोटिस एक्चुअल में ये साजिश किसकी थी? समीर सोहेल की थी, सुमित सिंह की थी, रजनीश कुमार, क्योंकि वो भी बोर्ड में आ गए थे, ठीक है, जो भारत पे का था, इनकी मेन साजिश थी। और भाविक जो इनका ओरिजिनल फाउंडर था, ठीक है, वो बता रहे थे कि वो मोहरा बन गया कहीं ना कहीं। मैं शराब नहीं पीता था, लेकिन सोहेल और सुमित ने कहीं ना कहीं उसका हो सकता है ब्रेन वॉश किया हो, अल्कोहल, स्मोकिंग। क्योंकि जब होता है ना कि देखिए छोटी छोटी बातें यही होती है, अरे चलो यार आओ कैंटीन में बैठते हैं, बढ़िया मजा आएगी, और आपके ब्रेन में धीमे धीमे उल्टी सीधी बातें डाल रहे हैं, तो हो सकता है उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया हो। और ये बताते हैं कि बेसिकली 6 फेज में हुआ, 6 फेज में हुआ जो मुझे निकाला गया, और ये जनवरी से शुरू हो गया था। अब मेरे ऊपर बहुत उल्टे सीधे आरोप लगाए गए, मेरे ऊपर बहुत ही उल्टे सीधे आरोप लगाए गए, मेरी बीवी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाए गए, जिसका कोई भी कंपनी के पास प्रूफ नहीं था। लेकिन मीटिंग पे मीटिंग चली जा रही है, ये था कि भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको मैंने पर्सनली यूज किया है। अरे भैया वो मेरा ही पैसा है और किसी भी चीज को मैंने पर्सनली यूज नहीं किया। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो ऑडियो लीक था ये पूरी सोची समझी साजिश थी, ताकि इसी को लीक करके इनको बाहर निकाला जा सके। ऑडियो लीक और ये जो लीगल नोटिस लीक था, अश्विनी ग्रोवर को बाहर निकाला जा सके। और बताते 26 फरवरी अल्टीमेटली 2022 को मैंने ये डिसीजन लिया कि आई एम आउट ऑफ द भारत पे। मैंने अपना रेजिग्नेशन, क्योंकि बहुत समय से ये बैटल चल रही थी, और जिस कंपनी को मैंने ब्रिक बाय ब्रिक बनाया, जिस कंपनी को मैंने शुरुआत से खड़ा किया, आज उसी के ही बोर्ड मेंबर्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। ये चीज है। तो यहां पे कुछ चीजें बताते हैं जो आपको समझना है, ठीक है। पहली बात ये बताते हैं कि सबसे पहले तो कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करिए। दूसरा बताते हैं कि आपके अंदर आग होनी चाहिए, सक्सेस की एक आग एकदम लग जाइए अगर कोई चीज। तीसरा बताते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर इन्वॉल्व करें। जो सबसे बड़ी गलती की, अगर माधवी क्योंकि माधवी इनकी जो वाइफ है, इन्होंने बड़ी मदद की हर चीज में, यहां पे अश्विनी ग्रोवर की मदद की, लेकिन बोर्ड मेंबर थी नहीं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। 80% शेयर आपके पास होने चाहिए। बताते हैं कि जब आखिरी में माधवी, क्योंकि ऑफिस माधवी जाती थी, और आखिरी में जब माधवी ऑफिस जाने लगी, यही सब जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो बड़ी नेगेटिव सा एटमॉस्फेयर था। जो सोहेल सर करके मुझसे बात करता था, बहुत ही सही रहता था, वो आज पैर ऊपर करके माधवी के सामने बात कर रहा था, और कभी भी वो उसको पसंद नहीं करता था। तो पहले माधवी को भी कंपनी से निकाला, फिर उसके बाद मुझे टेम्पररी लीव के लिए जाने के लिए बोला, और फिर मुझे परमानेंट लीव के लिए जाने के लिए बोल दिया। मतलब साफ मकसद यही था कि मुझे बाहर निकाला जाए, लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। बताते हैं कि हमने कंपनी को सारे साक्ष्य दे दिए, लेकिन कंपनी ने उसको ऑनर नहीं किया। बस हमको निकालो। जो कंपनी मेरी थी उसको मैंने अपने खून से सींचा, मेरा बच्चा। एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी कंपनी उसका बच्चा ही होती है, उसको बनाया, उसको बड़ा किया, पाला पोसा, और आज उसको कोई और ले गया। ये हिसाब किताब, और बड़ा एक टॉक्सिक सा एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो गया था। घंटों तक, 3 घंटे तक माधवी से बात पूछी गई, सवाल जवाब किए गए, जिसका कोई मतलब नहीं था। बस यही था कि निकालो इनको, किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्म मिल जाए निकाल लो। और अल्टीमेटली फिर मैंने रिजाइन दिया कि ये लो, लेकिन फिर मैंने भी ये भी सुनिश्चित किया कि जो मैंने मेहनत की है उसका पैसा मिलना चाहिए। बताते हैं मतलब उसका हर्जाना मिलना चाहिए मुझे, मतलब पूरी मेहनत की है। और खैर बाद में उन्होंने मतलब इसका पूरा पैसा लिया भी, शेयर लिए भी। तो यही बताते हैं कि अपने आप 80% जो शेयर है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपकी फैमिली के लोग बोर्ड में होने चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो। यहां पे सिकोया के पास 20% के आसपास, 13% आपके समीर के, और बाकी तो जो कंट्रोल था वो इनके पास था ही नहीं, और इसीलिए बोर्ड से इनको हटा दिया गया। फिर ये बताते हैं कि आप और कस्टमर के बीच का, देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप शुरुआत से प्रॉफिटेबल रहो, नहीं तो आपको इन्वेस्टर चाहिए। इन्वेस्टर आपकी वैल्यूएशन को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन आप इन्वेस्टर को भगवान ना समझे। हम इन्वेस्टर्स को भगवान समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मेन कस्टमर है, आपके साथ आएंगे लोग, आपसे पैसा बना के जाएंगे। ये समझिए कि आप अगर सक्सेसफुल हैं तो जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं वो आपसे पैसा बनाएंगे, सिंपल सी बात है, जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि कौन सही कौन गलत। ये बहुत बड़ी गलती थी। कभी भी अगर आप किसी को ला रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए ला रहे हैं, तो हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, कि कितना मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इसको देनी चाहिए, कितनी बातें मुझे इसको बतानी चाहिए। ये सब कुछ
आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। रावण है ना, रावण उसकी तरह बन जाओ, 10 सर, हर तरफ नजर रखो, ये हिसाब किताब है। तो ये शानदार किताब अश्लील ग्रोवर की दोगलापन, जबरदस्त किताब जो आपको लाइफ लेसन्स देगी और आपको स्टार्टअप के बारे में असली चीजें बताएगी। इसको आप जरूर पढ़िएगा, बट मैं बोलूंगा कि इसको आप पढ़ना ही क्यों है, सुनिए इसको आप ऑडियो बुक के फॉर्म में, हेडफोन लगाइए, 2x की स्पीड से सुनिए कुकू एफएम पे। और अगर हम बात करें कुकू एफएम की, तो अभी कूपन कोड SGS50 यूज करेंगे आप, 50% आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए मिलेगा। पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 50% ऑफ SGS50 यूज करने से, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।